स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे आपके हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आपके जो हिंदी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो जो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जब आपके फारसी जो आपके ईरानी थे वो क्या आते हैं, आपके इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, तो ये सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाता है। तो सिंधु का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, स का उच्चारण का ह होता था और ध का उच्चारण क्या होता था, द। तो इसी सिंधु को ये सिंधु ना बोल करके क्या बोलने लगे, आपके हिंदू बोलने लगे। ठीक है, सिंधु को क्या बोलने लगे, हिंदू। और यही हिंदू आपके धीरे धीरे क्या बन गया, हिंदी। हिंदी का मतलब हिंद का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो हिंदी जो शब्द आया है वो हिंदी शब्द किसकी देन है, वो फारसियों की देन है, फारसी की देन है हिंदी शब्द। ठीक है, और यहीं से आपका हिंदी आता है। अब इस हिंदी के भी दो अर्थ होता है। ठीक है, हिंदी के भी दो अर्थ होते थे आपके। एक तो होता है हिंद, हिंदी यानी हिंद देश के निवासी। ठीक है, और एक हम डिनोट कर सकते हैं हिंदी को एज अ भाषा। ठीक है, हिंदी प्रदेश के निवासी डिनोट करना हो तो आपके हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो रैदर देन हिंदी हम इसको हिंदुस्तानी कह सकते हैं। ठीक है, और एज अ भाषा तो यह है ही। ठीक है, अब दोस्तों मध्यकालीन हिंदी के दौरान, मध्यकालीन हिंदी, इसके दौरान आपकी कुछ बोलियां आपके प्रचलित होने लगे। उसमें से एक तो थी आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, एक थी आपकी अवधी और एक थी आपकी खड़ी बोली। ठीक है, ये कुछ बोलियां आपके मध्यकालीन हिंदी के दौरान आपके फेमस होने लगी, प्रचलित होने लगी। और इनका विकास भी आपका कहाँ से हुआ था, इनका विकास भी आपके अपभ्रंश और अवहट से ही हुआ था। ठीक है, इनका प्रभाव इस पे देखा जा सकता है। अब अगर हम ब्रज भाषा के बारे में बात करें तो जो ब्रज भाषा थी इसमें जो आपका जो प्राचीन ग्रंथ हम कह सकते हैं ब्रज भाषा का जो प्राचीन ग्रंथ है वो क्या था आपका, वो था आपका प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र। और एक किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था आपके सुधीर अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, लगभग 1354 ईस्वी में। तो जो अब अगर हम ब्रज भाषा में देखें दोस्तों, ब्रज भाषा में जो आपके फेमस किस चीज के लिए था, ब्रज भाषा आपके फेमस थे आपके कृष्ण भक्त कवियों के लिए, क्योंकि इसमें कृष्ण भक्त कवि काफी ज्यादा उभर कर आए। ठीक है, और जो जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे वो अपना साहित्य जो आपकी रचना करते थे उसमें ब्रज भाषा का यूज काफी ज्यादा होता था। इनमें से भी अगर हम फेमस देखें तो वो जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन से, सूरदास थे। ठीक है, सूरदास के अलावा आपके रसखान हो गए थे, मीराबाई। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस मीराबाई हो गई, पद्माकर हो गए, बिहारी हो गए। ठीक है, मतीराम, घनानंद कवि थे, ब्रज भाषा का यूज काफी ज्यादा करते थे। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो कौन थे, आपके सूरदास। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था अष्टछाप का जहाज। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता था, सूरदास को कहा जाता था। ठीक है, ये तो ब्रज भाषा के बारे में हो। अवधी, तो अवधी की जो पहली कृति थी, ठीक है, अवधी की पहली कृति क्या थी, ये थी आपकी चंदायन। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं लोर कहा। किसके द्वारा ये रचना की गई थी, ये की गई थी आपकी मुल्ला दाऊद के द्वारा सन 1370 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्या थी, अवधी की पहली कृति। और अवधी में अगर हम देखें तो अवधी को जो है साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का जो कार्य किया गया, उसका जो श्रेय जाता है दोस्तों वो ज्यादातर सूफी संतों को जाता है। ठीक है, तो सूफी संतों ने जो है आपके अवधी भाषा को काफी ज्यादा प्रतिष्ठित किया अपनी रचना के द्वारा। इसमें से अगर हम कुछ देख लें, जैसे कि आपके एक हो गए कुतबन, ठीक है, जायसी, मंझन, आलम, ठीक है, उस्मान हो गए, नूर मोहम्मद हो गए। ठीक है, तो इनकी जो कृति है उनकी वजह से आपके अवधी को एक नई पहचान मिली। इसमें से अगर हम जैसे कुतबन की देखें तो इनकी जो रचना थी वो थी मृगावती। ठीक है, मृगावती। जायसी की जो सबसे ज्यादा फेमस है आपके पद्मावत।
ठीक है। और आपके मंझन का आपका मधुमालती। वहीं अगर हम आलम की देखें तो आलम की क्या थी आपकी, काम कंदला, ठीक है, काम कदला। और उस्मान की थी आपकी चित्रावली। और नूर मोहम्मद की क्या थी आपकी, इंद्रावती। तो ये सारे क्या थे, आपके सूफी संत थे। आपके जो कुछ सूफी संत थे उसमें कुछ प्रेम मार्गी कवि भी थे, ठीक है। और इसी में से आपके जो राम भक्त थे आपके, उन्होंने भी अवधि को अपनी रचना के लिए यूज किया। उसी में से जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो कौन थे, तुलसीदास जी। और सबको पता है इनकी जो फेमस क्या है आपकी, रामचरित मानस। तो इसमें उन्होंने अवधि का यूज किया है, ठीक है। अगर हमको अवधि में देखना है तो फेमस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तुलसीदास जी और आप जायसी, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा, इनकी क्या थी, पद्मावत। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है आपकी अवधि भाषा को साहित्यिक ऊंचाई दी। मध्यकालीन हिंदी है, उसमें जो डोमिनेंट रूप में जो यूज होते थे, काफ़ी ज़्यादा जो वर्चस्व में थी, जो फेमस थी, ठीक है, वो कौन सी बोलियां थी आपकी, ब्रजभाषा और अवधि थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लग जाता है आपका, जैसे जैसे आपका मध्यकालीन जो हिंदी है धीरे धीरे वो जैसे डिक्लाइन होने लग जाती है, तो साथ ही आपके जो अवधि और ब्रजभाषा का वर्चस्व भी आपका धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका जो आधुनिक हिंदी भाषा का दौर शुरुआत होती है, वैसे वैसे आपकी खड़ी बोली का वर्चस्व होने लग जाता है। वो खड़ी बोली आपके, उनका विकास ज़्यादा होने लग जाता है रादर देन आपकी जो ब्रज भाषा है और अवधि भाषा है। अब जो है आधुनिक कालीन हिंदी का दौर आते आते दोस्तों, आधुनिक कालीन हिंदी, जैसे जैसे आपके आधुनिक कालीन हिंदी का दौर आता जाता है, वैसे वैसे आपकी जो अवधि और जो ब्रज भाषा है, इसका प्रभाव या इसका वर्चस्व जो है कम होने लग जाता है, ठीक है। और साथ ही आपका विकास होने लग जाता है किसका, खड़ी बोली का, ठीक है। और इसको जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है वो मिलता है मुस्लिम शासकों का, ठीक है। जैसे आपके मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में, तो मुस्लिम शासकों का जो सपोर्ट खड़ी बोली को मिलता है, ठीक है। और खड़ी बोली का विकास होने लग जाता है, धीरे धीरे जो अवधि और ब्रज भाषा होती है उसका प्रभाव कम होने लग जाता है, ठीक है। अब 19वीं सदी आते आते क्या होने लग जाता है दोस्तों, 19वीं सदी आते आते आपके जो खड़ी बोली इतनी ज़्यादा प्रभाव में आने लग जाती है कि इसका यूज़ जो है आपके गद्य भाषा का, जो गद्य भाषा में होने लग जाता है, साहित्यिक वे में, ठीक है। और जो ब्रज भाषा है वो पद्य है, पद्य रचना तक आपके टिक जाती है। और जो गद्य भाषा में यूज होने लग जाती है क्या, खड़ी बोली। और 20वीं सदी आते आते तो ब्रज भाषा पूरी तरीके से साहित्य में गायब हो जाती है। अब दोनों जो है 20वीं सदी आते आते क्या हो जाता है, 20वीं सदी में आपके जो गद्य और पद्य दोनों में ही आपकी खड़ी बोली का यूज होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खड़ी बोली ज्यादा प्रभाव में आने लग जाती है और जो ब्रज भाषा और जो अवधि होती है धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, ठीक है। अगर हम खड़ी बोली के विकास के बारे में देखें, अब हम दोस्तों खड़ी बोली के विकास का क्रम अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहले आता है कि एक आता है भारतेंदु युग, पूर्व युग, यानी इसमें जो खड़ी बोली का शुरुआती दौर था जिसमें गद्य की जो गद्य के लिए जो है आरंभिक इसमें रचनाकार होते हैं और शुरुआती दौर में आपकी खड़ी बोली का विकास होता है। इसके बाद जो युग आता है वो आता है भारतेंदु युग, और यहीं पे जो है आपका खड़ी बोली के लिए एक नई पहचान मिलती है और इसमें जो है गद्य की साहित्य की जो है इसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। हिंदी को जो सही मायनों में पहचान मिलती है वो भारतेंदु युग में ही मिलती है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था आपका 1850 से लेकर के 1900 तक का, ये भारतेंदु युग था, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो गद्य साहित्य में आपका खड़ी बोली का यूज होने लग गया, हालांकि अभी भी जो पद्य में है उसमें अभी भी ब्रज भाषा का यूज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो भारतेंदु युग में हम कह सकते हैं आपको जो पहचान मिली है वो खड़ी बोली को मिलना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है आपके जो द्विवेदी युग पड़ा वो किनके नाम से पड़ा, वो पड़ा आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती है सरस्वती नाम से, ठीक है, सरस्वती नाम से, ठीक है। और इन्होंने भी आपके जो खड़ी भाषा
के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि अगर हम द्विवेदी युग के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जो ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा आपकी बोली बनकर रह जाती है और जो आपकी खड़ी बोली वो उसको भाषा के रूप में पहचान मिल जाती है। खड़ी बोली को भाषा के रूप में पहचान मिलने लग जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपके पूरे उत्तर भारत में जो साहित्य का माध्यम बन जाती है, क्या, खड़ी बोली का माध्यम खड़ी बोली बन जाती है, ठीक है। कुछ साहित्यकार अगर हम देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हीं के नाम से क्या पड़ा, द्विवेदी युग, प्रसाद द्विवेदी। इनके अलावा अगर हम देखें कुछ, एक हो गए आपके श्याम सुंदर दास, ठीक है, और आपके पूर्ण सिंह, अन्य भी थे, चंद्रधर शर्मा कुलेरी, ठीक है, और अन्य, ठीक है। इनके द्वारा ही आपके खड़ी बोली को एक नई पहचान मिली, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आता है, वो आता है छायावाद युग, 1920 से लेकर के 1936 तक, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि आपके जो खड़ी बोली है उसमें हिंदी के विकास में छायावाद युग का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो आपके साहित्यकार थे, जैसे कि आपके प्रसाद हो गए, ठीक है, पंत हो गए, निराला, महादेवी वर्मा, इनकी कृतियों की वजह से आपके खड़ी बोली को एक नई पहचान मिलती है। इनमें जो उन्होंने शब्दों का यूज़ किया है, अपने जो भाव जो व्यक्त किए हैं, उसमें ये कहा जाता है कि ये किसी ब्रज भाषा से कम नहीं था, ठीक है। उन्होंने खड़ी बोली को भी उतना ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। बाद जो आपके काव्य में भी आपके काफ़ी सारे रचनाकार आए, काव्य में भी आपके खड़ी बोली का यूज़ काफ़ी अच्छे से होने लग गया। गद्य में भी आपके काफ़ी ज़्यादा खड़ी बोली का, गद्य और पद्य दोनों में ही आपके खड़ी बोली का यूज़ होने लग गया। कि आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इनके जो साहित्य हो गए और जो उपन्यास हो गए आपके प्रेमचंद के, ठीक है, इन सभी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था आपका। और ये सारे क्या थे, छायावाद युग के थे, ठीक है। और प्रेमचंद के बाद अन्य भी उपन्यासकार आए, उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था आपका खड़ी बोली के विकास में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, छायावाद युग के हैं, जिसमें कि आपके क्या क्या जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है। और इसमें काव्य और गद्य दोनों में ही आपके खड़ी बोली का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने लग गया और हिंदी को अपनी एक नई पहचान मिलने लग गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से होता है। पहले तो भारतीय हिंदू पूर्व युग होता है, जिसमें कि आपकी शुरुआती दौर होता है, फिर भारतीय हिंदू युग में उसको नई पहचान मिलती है। द्विवेदी युग में फिर से आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी होते हैं, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली का और नई पहचान देने की कोशिश करते हैं। फिर छायावाद युग में किस प्रकार से गद्य और पद्य दोनों में ही आपकी खड़ी बोली का यूज होने लग जाता है। साथ ही साथ उपन्यास जो कि आपके प्रेमचंद के द्वारा लिखा जाता है, उसमें भी आपके खड़ी बोली का यूज होने लग जाता है। साथ ही साथ इसके बाद भी जो और अन्य आते हैं कि रचनाकार या उपन्यासकार, वो भी किस प्रकार से खड़ी बोली के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों कुछ टर्म्स देख लेते हैं। रेख्ता आपके अरबी प्लस फारसी, इन दोनों को मिक्स करके जो भी आपकी पोयम की लैंग्वेज बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेख्ता। उसमें जो फेमस रचनाकार हैं इसमें, वो है आपके जितने भी आप गालिब की रचनाएं सुनते होंगे, देखते पढ़ते होंगे, ठीक है। गालिब की रचनाएं जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके रेख्ता उसमें यूज़ होता है, ठीक है। खड़ी बोली जो है आपके, वो एक उत्तरी हिंदी और आपके जो है दक्कनी हिंदी में आपके बढ़ती है। उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी, ठीक है। अब जो ये दक्कनी हिंदी के जो भी रचनाकार होते हैं ना, इन्हीं के द्वारा ही जो है हिंदी का जो फर्स्ट गद्य की जो रचना होती है वो इन्हीं के द्वारा ही होती है। और बेसिकली जो दक्कनी हिंदी, इसमें जो है फारसी लिपि का यूज़ होता है, ठीक है। किस लिपि का यूज़ होता है, फारसी लिपि का यूज़। खड़ी बोली की अगर हम शैलियाँ देखें,
तो एक तो आता है नागरी, जिसको कि हम बोलते हैं आर्य भाषा। इसका यूज जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा हुआ, जयशंकर प्रसाद। दूसरी आ जाती है उर्दू। बेसिकली इसमें फारसी लिपि का यूज होता है। एक आ जाती है हिंदुस्तानी। हिंदी और उर्दू के शब्द इसमें यूज होते हैं। ठीक है। और जो प्रेमचंद की रचना जो होती है उसमें हिंदी उर्दू के वर्ड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं।